Hello everyone, today we'll start with class 8th civics chapter number 1 the Indian Constitution। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम फुटबॉल के गेम से करेंगे, जिसके बारे में आई होप आपने सुना भी होगा और खेला भी होगा। जैसा कि आपको पता है, इस गेम में प्लेयर्स के फीट इन्वॉल्व होते हैं और इसके रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेयर फुटबॉल को अपनी आर्म से टच नहीं कर सकता है एक्सेप्ट द गोलकीपर। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे एज ए फाउल कंसिडर किया जाता है। सिमिलरली अदर गेम्स में भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो खेले जाते हैं। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये उस गेम को पर्टिकुलरली डिफ़ाइन करते हैं और ये हेल्प करते हैं एक गेम से दूसरे गेम को अलग करने में। इन रूल्स रेगुलेशंस को गेम्स के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहा जाता है उस गेम के। सिमिलरली इन गेम्स की तरह सोसाइटी के भी कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी को अलग करने में हेल्प करते हैं। जैसा आपको पता है, बड़ी सोसाइटीज़ में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं और कुछ इनके रूल्स और रेगुलेशंस में अपनी सहमति से ये रहते हैं। अब ये रूल्स और रेगुलेशन जो फॉर्मुलेट किए जाते हैं, ये मॉडर्न कंट्रीज़ में रिटन फॉर्म में अवेलेबल हैं। अब ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन अंडरलाइन दिस। एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं हम कि लॉ ऑफ बुक क्या कहलाता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कानून की किताब ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा आप रीड कर चुके हो क्लास 6 और 7 की अपनी पॉलिटिकल जो साइंस है या सोशल और पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बारे में, जिससे आप में ये क्यूरियोसिटी भी होगी कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ठीक है, और कब ये लिखा गया। इसके अलावा इसके क्या की फीचर्स हैं, तो इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन किसने राइट किया, कब लिखा गया और इसके क्या फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाई डज अ नीड अ कंट्री a constitution? Why does a country need a constitution? किसी भी कंट्री को क्यों नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की? क्यों ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी? तो आपको पता है मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में अपना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर कंट्री में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ सर्व करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सर्वल पर्पसेस। फर्स्ट पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? हमें फर्स्ट है यहाँ पे, इट लेज आउट द सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ आइडल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उस कंट्री के सिटीजन्स को किस तरीके से रहना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, ये वो निर्धारित करते हैं। और हमको ये बताता है कि सोसाइटी का क्या फंडामेंटल नेचर होगा और एक जो कम्युनिटी में या डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग किस तरीके से रहेंगे। आपको पता है किसी भी कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, उनके अपने अलग इश्यूज़ होते हैं, अपने अलग बिलीफ्स होते हैं। तो इन लोगों में कन्फ्लिक्ट्स ना हो जाएं तो कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री गवर्न होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है सर्व करने में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स को जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री गवर्न होती है और सभी लोग उन रूल्स और रेगुलेशन और आइडल्स पे अपनी सहमति यानी वो एग्री होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री गवर्न होती है। यहाँ पे आप एक असेंबली भी देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें एड्रेस कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस
ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, यानी संविधान सभा बननी चाहिए जिसमें आपका संविधान का क्या हो, बनने की शुरुआत हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये वॉइस और रेज होने लगी और 1946 तक आपका आते आते ये कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी असेंबली बन गई। फिर 1946 से लेके 49 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बनाया, और ये लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू एड्रेस कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, आगे आप देख सकते हैं इस पर्पस को और हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू द टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन। 2 सिचुएशन से ये जो हिस्ट्री है यहाँ पे बताई गई है नेपाल के बारे में, जो हमारा एक नेबरिंग कंट्री भी है, और यहाँ पर जो नेपाल के लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, अपने डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फाइनली उनको 2006 में वो चीज़ मिल गई, लेकिन 1990 में जो प्रीवियस उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे जो फाइनल अथॉरिटी थी वो किंग के पास हुआ करती थी, और नेपाल में मोनार्की सिस्टम था, या मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र, वहाँ पे राजा का शासन था। ठीक है, जो फाइनल डिसीजन हुआ करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि किसका, राजा का हुआ करता था। तो इसी के लिए वहाँ के लोगों ने काफ़ी मूवमेंट चलाए और काफ़ी जो हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट करा, और फाइनली 2006 में जाकर जो वहाँ के किंग ने अपनी क्या कर दी, सक्सीड इन द पुटिंग टू एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग। वहाँ की जो सत्ता थी, हम कह सकते हैं सरकार थी, वो राजा के हाथों से ले ली गई और वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आपका इस्टेब्लिश हुआ और नेपाल कैसा आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। जिस तरीके से किसी भी गेम के रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो जाने से पूरा गेम चेंज हो जाता है, सेम नेपाल में इसी तरीके से हुआ, क्योंकि वो मूव कर रहा था मोनार्की से, यानी राजतंत्र से। वो एक कैसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई वहाँ पे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर हम अपने लीडर को खुद ही इलेक्ट करते हैं, यानी चुनते हैं। ठीक है, तो पूरे जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स थे बिल्कुल चेंज हो गए, क्योंकि मोनार्की से वो आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बिल्कुल चेंज हो गया। तो वहाँ पे एक नया अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे, या इम्पोर्टेंट पर्पस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या है वो, जो डिफाइन करता है नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। इम्पोर्टेंट सेकंड पर्पस है कि ये डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में देखा नेपाल के में, कि पहले वहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था और उसके मिनिस्टर्स ही वहाँ पर वर्क किया करते थे। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वहाँ के लोगों के थ्रू चुनी जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स और रेगुलेशंस बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट या क्रूशियल रोल होता है। ठीक है, सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और किस तरीके से कौन सा डिसीज़न लिया जाएगा सोसाइटी के लिए, वो सारा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमारे आइडल्स होते हैं। जैसा आपको पता है, डेमोक्रेटिक जो आपकी डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, यानी इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे बिहाफ पर वो वर्क करते हैं, हमारे लिए वर्क करते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ये जो लीडर्स को हमने पावर्स दी हैं, ठीक है, हमारे लिए वर्क करने की या काम करने की, हो सकता है ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं या अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको इसके अगेंस्ट भी सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि ये जो लीडर्स हैं ये अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सकें, और हमको ये क्या कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी का जो गलत यूज़ ना कर सकें। ठीक है, इसलिए हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसको एक स्टोरी बोर्ड से भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर सुरेश एक क्लास का मॉनिटर है और बहुत ज़्यादा शैतान है, तो जो अपनी जो क्लासमेट्स हैं उनको परेशान करता रहता है। जब मिसेस राव उनकी क्लास टीचर हैं, वो थोड़े टाइम के लिए लीव करके जाती हैं क्लासरूम को,
और कह के जाती हैं सुरेश से कि आपको क्लास को माइंड करना है। तो इतने में सुरेश क्या करता है, अनिल को परेशान करने की बात सोचता है। तो अनिल से वो कहता है कि अनिल, मैं आपकी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ मिसेस राव से। तो अनिल बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरी कंप्लेन करने जा रहे हो। और जब फिर क्लास में मिसेस राव रिटर्न होती हैं तो वो सुरेश कंप्लेन कर देता है किसकी, अनिल की। तो मिसेस राव अनिल से कहती हैं कि आप पूरी क्लास को क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, आप लाउडली क्या कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे। ही वुड नॉट टू लिसन टू मी। और आप की जो अनिल की सुरेश की बात सुन नहीं रहे थे, इसीलिए अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर द स्कूल। मिसेस राव से कहती हैं कि अनिल, आपको स्कूल के बाद यहाँ पर रुकना होगा और ये लिखना होगा 100 टाइम्स कि मैं आगे से जो क्लास के मॉनिटर को डिसोबे नहीं करूँगा। तो अनिल उनको कहता है कि नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हमें से स्टोरी बोर्ड से हमें क्या पता चलता है कि जो यहाँ पे आपका सुरेश, उनको पावर मिली हुई थी, यानी वो क्लास का मॉनिटर था, तो अपनी उसने उस पावर का गलत यूज़ किया। तो ऐसी सिचुएशन कंट्री में ना हो, इस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसके लिए सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। यानी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, अगर कोई ऐसा लीडर करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड कराता है ताकि जो कोई भी लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। जैसा आपने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराता है। आपने देखा होगा दलित जो राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके साथ किस तरीके से 7th क्लास में रीड किया होगा, बेसिस ऑफ जो आपकी वो दलित थे, ठीक है, यानी कास्ट के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। और इसी वजह से और ऐसे ही चीज़ों से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। हमारा फर्स्ट फंडामेंटल है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। इंडिया के सभी सिटीज़न को, ठीक है, समानता का अधिकार है, यानी कि उनके साथ किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, यानी उनकी कलर के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, या जेंडर के अकॉर्डिंग, या प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। यही आपका राइट टू इक्वालिटी है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो गिवन है हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब हम सेकंड जो थर्ड पर्पस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम नेक्स्ट पेज वीडियो में रीड करेंगे।